अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स और लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नावल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और कमेंट लाजमी करें, शुक्रिया। शिद्दत यार किस नंबर 5। अजलान यार, मुझे सच में आइडिया नहीं था कि वजदान भाई मन्नत के लिए इतने सीरियस हैं और उसे पसंद करते हैं। कसम से अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा था तो अल्लाह की कसम मैं कभी भी खाला से बात ना करता। इतना तो तुम मुझ पर यकीन रखो, हाँ यकीन रखो। तुम बार तुमने मेरा दोस्त होकर मुझसे बात शेयर करना ज़रूरी नहीं समझा। एक बार तो मुझे बता सकते थे कि तुम मन्नत में इंटरेस्टेड हो, तो शायद ये बात मैं पहले ही तुम्हें बता देता, तो इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ही ना होती। चौधरी अजलान विर्क और हमाद काज़मी दोनों लॉन में बैठे हुए थे। दोनों में इस वक्त काफ़ी तल्ख कलामी चल रही थी। घर के बड़े शायद नहीं जानते थे, मगर वजदान भाई शुरू से ही मन्नत के लिए पॉजिटिव थे। तो इतना दूध पीछा बच्चा भी नहीं था कि तुझे अंदाज़ा भी नहीं था। अंदाज़ा तो मुझे भी था कि भाई मन्नत के लिए अलग फीलिंग्स रखते हैं, और आप देखो कुछ हासिल भी नहीं हुआ और खामखा तुम्हारे और वजदान भाई के बीच में एक तनाव पैदा हो गया। यार, नाराज़ तो मुझे होना चाहिए, जिसको एक दिन की खुशी देकर घर वालों ने हाँ कहकर और तुझे बिन वजह के ना भी बोल दी। मैं भी तो सब्र करके पीछे हट गया हूँ, मैंने भी तो बड़ों की बात मान ली है। तो आज वजदान भाई को भी इस बात को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। हम्माद, जैसे कि तुम वजदान भाई को जानते ही नहीं हो कि वजदान भाई किस नेचर के मालिक हैं। हम दोनों जुड़वा हैं, मगर उम्रों में फ़र्क कोई नहीं। इसके बावजूद तुम जानते हो कि मैं वजदान भाई की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसलिए नहीं कि वो मुझसे उम्र में बड़ा है, इसलिए कि वो मुझसे ज़्यादा समझदार और रिस्पेक्ट के लायक है, और ये रिस्पेक्ट उसने तहम्मुल, मिजाजी और समझदारी से कमाई है। वजदान भाई में चंद चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम भी बाखूबी वाकिफ़ हो। जैसे वो अपनी ख़ास चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव रहते हैं। जो चीज़ उनकी है वो सिर्फ़ उनकी ही है। वो छोटी छोटी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। तो बताओ, अब तो बात उनकी मोहब्बत की है, और भाई इतनी आसानी से वापस तुम्हारे साथ पहले जैसे नहीं होंगे। मुझे तकलीफ़ हो रही है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो यार, हो मेरे, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और वो भाई है मेरा, खून का रिश्ता है मेरा उसके साथ। यूँ कह ले कि दो जिस्म एक जान। तो तुम मुझे बताओ कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं? ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही मैं वजदान भाई को। बताओ, जो गलती मुझसे हो गई है उसका अज़ाला मैं कैसे करूं? अज़लान को इतना परेशान देखकर हमाद नरम लहजे से बोला था, हमाद, मुझे सच में समझ नहीं आ रही फ़िलहाल मैं तुम्हें क्या मशवरा दूँ। बस फ़िलहाल मैं तुमसे यही कह सकता हूँ कि तुम वजदान भाई के सामने मत आना। बेहतर है कि तुम दोनों का आमना सामना ना हो। शायद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ये बात ठंडी पड़ जाए। ठीक है, जैसे तुम कहोगे मैं कर लूँगा। प्लीज़ तुम अब मज़ीद परेशान मत हो। हमाद खुद भी इस वक्त ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था, मगर वो अज़लान को भी इस तरह परेशान नहीं देख सकता था। अज़लान तो खुश मिजाज रहने वाला बंदा था। अगर अज़लान इस वक्त अपने भाई और दोस्त के बीच में बुरी तरह फंसा हुआ था, और इस चीज़ का अंदाज़ा बखूबी हमाद को भी था। माजी विकी आज 15-16 दिन की बात कर आया था, वो भी अपने माँ बाप के बार बार फ़ोन के बुलाने पर। विकी अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने भाई और चिशमिश की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। भाई तो बेवफा था, मगर चिशमिश को बेगुनाह होने के बावजूद उसने खुद ही बेवफा करार दे दिया था। शाम ढल रही थी जब विकी घर आया था। ताशी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। आवारा गर्दियों में मसरूफ़ ताशी रात गए ही घर लौटता था जब उसे चिशमिश के वजूद की तलब सताने लगती थी। इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद ताशी सारा दिन इधर उधर मुंह मारने के बाद घर लौटता था। अपनी वहशत ज़दा शिद्दतों से ताशी को हर रात अपने बिस्तर पर अज़ियतें देता था। 15 दिनों में ही चिशमिश की रंगत जर्द पड़ने लगी थी। चिशमिश के चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी थी। जहाँ कभी सुर्खियाँ और लालियाँ बिखरा कर हुई होती थी, वहाँ जर्द रंगत के डेरे थे। वो वीरान दिल लिए हुए खाली खाली निगाहों से बैठी हुई थी। जब उसे किसी के भारी कदमों की चाप सुनाई दी थी, उसके दिल ने धक धक की ताप सुनाते हुए उसे फ़ौरन आगाह किया था कि ये विकी के कदमों की चाप है। चिशमिश ने फ़ौरन पलट कर देखा था। शादी के बाद उसकी नज़रें हर दिन विकी का चेहरा देखना चाहती थी। अपने दिल को राख रोकने के बावजूद चिशमिश ना तो अपने दिल से विकी की मोहब्बत निकाल पा रही थी, और ना ही अपनी नज़रों को विकी का इंतज़ार करने से रोक सकी। विकी, तुम तो इतने दिन से कहाँ थे? वो बेख्तियार उसकी जानब बढ़ती गई, करीब जाकर बेचैन नज़रों से उसे देखकर पूछ रही थी। कुछ लम्हों के लिए वो ये भी भूल चुकी थी कि अब उसका विकी के साथ कोई रिश्ता नहीं, और ना ही उससे कुछ पूछने का हक था उसको। मगर विकी कोई जवाब दिए बिना फटी
पटी नज़रों से खड़ा उसे देखे जा रहा था। विकी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये उसकी चश्मिश है। अपने चेहरे पर रौनक थी और ना खूबसूरत आंखों में वो चमक, जर्द चेहरा, बेजान वजूद। ऐसे लग रहा था जैसे वो सालों की बीमार हो और इसकी गर्दन पर ताशी की वैसी शिद्दतों के निशान को भरमार थी। अपनी चश्मिश को देखकर विकी का दिल बंद होने लगा था। उसने तो ये सोच रखा था कि चश्मिश ताशी के साथ बहुत खुश खुनम जिंदगी गुजार रही है और जब वो घर जाएगा तो उसे चहकती हुई चश्मिश चश्मिश ताशी के साथ मिलेगी। मगर यहाँ तो अलग ही नज़ारा देखने को मिला था। उसकी गर्दन पर पड़े निशानों को देखकर वो तड़प ही गया था। गुस्से से विकी ने नज़रें फेर ली। विकी प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना, हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सोचकर कि हो सकता है तुम्हारी चश्मिश की कोई मजबूरी हो। बेख्तियार रोकने से भी चश्मिश की आंखों में आंसू रुके ही नहीं थे। तुम ताशी भाई के साथ खुश नहीं हो। तुम्हारे हालात देखकर मुझे ऐसे लगता नहीं कि तुमने इसके साथ खुशी से शादी की है। तो बताओ चश्मिश, क्या मजबूरी थी तुम्हारी? क्यों तुमने मेरे आने का इंतज़ार नहीं किया? क्यों तुमने मुझे फ़ोन करके बताया नहीं कि मेरी गैर हाजिरी में निकाह की प्लानिंग हो रही है? बताओ, अब भी बता दो। वो उसके हाथ पर बेख्तियार उसके कंधों पर रखते हुए बोला था। चश्मिश ने उसके हाथ कंधों से हटाते हुए उससे दूरी इख्तियार कर ली। मत करो ऐसे चश्मिश, तुम्हारी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं पिछले 15 दिन से पल पल मर रहा हूँ। ना मुझे नींद आती है, ना मुझे सुकून आता है। मुंह खोलो और मुझे बताओ कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया? टूटे हुए सख्त लहजे से पूछ रहा था विकी। मैं कुछ भी नहीं बता सकती, बस तुम ये समझ लो कि मेरी खामोशी में ही सबकी बेहतरी है। जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया। वो अपने आंसू साफ करते हुए बहादुरी से बोल रही थी। विकी, मैं तो इस हाल में नहीं देख सकती। प्लीज़ अपना ख्याल रखा करो। तुम इसका ख्याल रखने के लिए हो ना, इसे अपना ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है? पीछे से आती ताशी की आवाज़ पर दोनों ने चौंकते हुए पलट कर देखा था। जो दीवार के साथ टेक लगाए हुए खड़ा था वो उनकी बातें सुन रहा। तुम ऐसा किया करो, रातों को तुम मेरा ख्याल रखा करो और दिन को तुम इसका ख्याल रखा करो। इस तरह इसके जख्मों पर मरहम भी लग जाएगा और तुम दोनों का इश्क भी ताज़ा रहेगा। ताशी चलता हुआ उनके करीब आकर तंज़िया अंदाज से उन पर हंस रहा था। क्या हुआ, मेरा आइडिया पसंद नहीं आया? दिन में काम नहीं चलेगा? मेरा भाई और बीवी, मेरी बीवी एक दूसरे के साथ अपनी रातें रंगीन करनी है। ताशी बेहयाई से शैतानी मुस्कुराहट लिए दोनों को बारी बारी देख कर बोल रहा था। ताशी भाई, क्या बकवास कर रहे हैं? ताशी की फिशाना गुफ्तगू पर विकी चिल्लाया था। चिल्लाने की ज़रूरत नहीं विकी, तुम दोनों बेहयाई का काम कर सकते हो और मेरे बुलाने पर इतराज़ हो रहा है? ताशी ने झपट कर विकी का गिरबान पकड़ लिया था। पास खड़ी चश्मिश घबरा गई थी। ताशी भाई, हम सिर्फ बात कर रहे थे। जैसी गंदगी आपके दिमाग में भरी हुई है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कैसे मान लूँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा था? तुम दोनों रंगरलियां मना रहे थे और मुझे देखकर बोल रहे हो कुछ हुआ ही नहीं? विकी के मुंह पर थप्पड़ रसीद करते हुए कहा था। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर विकी और ताशी के माँ बाप ऊपर आ गए थे। अपने दोनों बेटों को हाथापाई करते देखकर वो भागकर अपने बेटे के पास आए और उनको छुड़वाया था। दोनों को शर्म नहीं आती? भाई होकर एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हो। विकी और ताशी के बाबा गुस्से से बोल रहे थे। शर्म कैसे आएगी? इससे तो मेरी बीवी के साथ रंगरलियां बनाते हुए शर्म नहीं आ रही, तो अब कैसे आएगी? ताशी भाई, जुबान को लगाम दे, हम सिर्फ बात कर रहे थे। दूसरों के किरदार पर कीचड़ उछालना छोड़ दे, विकी ने चिल्लाते हुए कहा था। तुम दोनों का किरदार कितना पाक साफ है मुझे सब पता है। बस करो, चुप कर जाओ। कुछ तो माँ बाप का लिहाज करो। विकी की वालदा ने दोनों को चुप करने का कहा था। तुम चलो मेरे साथ। तुम्हारी कौन सी ऐसी भूख है जो मुझसे नहीं मिट रही? इसको मिटाने की खातिर तुमने अपने पुराने आशिक को बुला लिया है। ताशी ने इतना बेहुदा जुमला बोलते हुए चश्मिश की कलाई पकड़ी थी। उसके माँ बाप पास खड़े माँ बाप को बेहद शर्मिंदगी हुई थी। आज इनको हद से ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही थी ताशी को अपनी औलाद कहते हुए। ताशी चश्मिश को खींचते हुए अपने रूम में लेकर जा रहा था। विकी अपनी चश्मिश का ये हाल देखकर तड़प रहा था। उसे खुद पर शर्मिंदगी हो रही थी। कैसे उसने अपनी चश्मिश को गलत समझ लिया? यहाँ तो चश्मिश उसके भाई ताशी के साथ नहीं बल्कि दरिंदे के साथ रह रही थी। विक्की को खुद पर शर्म महसूस हो रही थी। आप लोगों ने बहुत गलत किया मेरे और चश्मिश के साथ। मेरी चश्मिश को आप लोगों ने अपने दरिंदे बेटे के हाथों सौंप दिया सिर्फ इसलिए कि वो आपका बेटा है। मैं तो ताशी भाई की इन हरकतों से नावाकिफ था, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आप ताशी भाई की एक एक हरकत से वाकिफ थे। अपने माँ बाप की जानब देखकर दर्द से बोल रहा था। उसके माँ बाप शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए हुए खड़े थे क्योंकि विकी का एक एक लफ्ज़ सच था। विकी एक दिन में एक चश्मिश की यह हालत देखकर तड़प गया था, जबकि उसके माँ बाप पिछले 15
दिनों से इस बच्ची की ये हालत देख रहे थे। वो इतनी साबर बच्ची थी कि अपने घर वालों पर भी ज़ाहिर नहीं होने दे रही थी। तो विकी गुस्से से वहाँ से निकलकर अपने रूम की जानिब चला गया, जबकि उसके माँ-बाप वहीं खड़े खुद से शर्मिंदा थे। वो जानते थे कि इस बच्ची के साथ ना चाहते हुए भी उनके साथों ज़ुल्म हो गया है। खुदा के लिए कुछ तरस खाएँ। वो दर्द से ज़मीन पर तड़पते हुए रेंग रही थी। रूम में आते ही ताशी ने अपनी पैंट से बेल्ट को निकालते हुए उसे बेदर्दी से मारना शुरू कर दिया था। तुम पर तरस खाऊं? रोज़ तुम्हारे जिस्म की आग ठंडी करता हूँ। फिर भी भागकर अपने आशिक के पास पहुंच गई थी। वो लगातार इसे बेल्टों से मार रहा था। वो दर्द से बिलबिलाते हुए बेहोश हो गई थी। ताशी उसके बेहोश वजूद को भी मार रहा था। कमीनी बेहोश होने का ड्रामा कर रही है। उसके बेहोश वजूद को 2-3 घूंसे मारने के बाद जब देखा कि वो सच में बेहोश है, उसके मुंह पर पानी का जग उंडेलते हुए उसके पास एड़ियों के बल बैठा था। पानी चेहरे पर पड़ते हुए वो गोते लेते हुए उठी थी। होश में आते ही अपने चेहरे पर झुके हुए ताशी के खौफनाक खूबसूरत चेहरे से डर कर उठकर जल्दी से बैठ गई थी। उस वक्त वो ताशी से इतनी डरी हुई थी कि अगर वो आधी मरी हुई भी मर भी चुकी होती तो उसके इस तरह दूर होने के लिए उसमें जान आ जाती। प्लीज़ अब मुझे मारना मत। मैं कसम खाती हूँ मैं कभी उसकी जानिब देखूंगी भी नहीं। बात करना तो दूर की बात है। वो हाथ जोड़ते हुए पीछे स्क्रॉल करते हुए नफ़ी में सर को हिला रही थी। चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। दर्द और डर से उसका नाजुक सा वजूद कांप रहा था। बेल्ट लगने से उसके होंठ पर भी कट लगा हुआ था। गुड, वेरी गुड। ताशी खुद भी मार मार कर हाँफ रहा था। अगर आज के बाद तुम कभी भी मुझे विकी के साथ नजर आई तो विकी की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। अब की बार बात समझाने का मौका नहीं दूंगा। चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ और अपनी बीवी होने का फर्ज अदा करो। वो शर्ट के बटन खोलकर उतारता हुआ दूर फेंक कर बेड पर सीधा लेट गया था। वो अपने बेजान जिस्म को लिए कपड़े अलमारी से निकालकर फ्रेश हो रही थी। उसके जिस्म से दर्द की ठेसें उठ रही थी। अगर आज उसने अपने दिल में सोच लिया था कि वो अपनी जुबान से कुछ भी नहीं बोलेगी और वो अपने विकी पर कुर्बान हो जाएगी। वो ताशी के जुल्म की इंतहा देखना चाहती थी। इतनी मार खाने के बाद वो फ्रेश होकर चेंज करके उसके बिस्तर पर उसके स्कूल का सामान बनी बैठी थी। ताशी उसके जख्मी बदन पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा था। उसके नाजुक से बदन पर जारमाना सलूक करते हुए शिद्दतें बरसाता उसकी रूह तक छलनी कर रहा था। वो पत्थर बनी हुई थी। उसने दर्द से सिसकियां भरनी भी छोड़ दी थी। कमरे में सिर्फ ताशी की तेज रफ्तार सांसों की आवाज़ थी। हाल मेरे शेर, अब तो रिश्ता पक्का हो गया है। अब मेरे शेर के चेहरे पर परेशानी क्यों है? सलाउद्दीन विर्क वजदान को गार्डन में बनी हुई बड़ी फूलों की क्यारी के पास कमर पर हाथ बांधते सोचती नज़रों से ख्यालों में डूबे हुए देखकर पास आया था। वजदान ने अपने दादी की आवाज़ पर पलट कर देखा था। अस्सलाम वालेकुम। वजदान ने बड़े अदब से सलाम करते हुए दादी का हाथ चूम कर आंखों से लगाया था। वालेकुम सलाम मेरा शहजादा, अब भी अपसेट है? वजह बताओगे मुझे? सलाउद्दीन साहब एक बहुत ज़हीन और तेज़ दिमाग आदमी थे। वो तो उड़ती चिड़िया के पर गिरने की सलाहियत रखते थे। यहाँ तो मामला उनके लाडले चहीते पोते के दिल का था, तो कैसे अपने पोते के दिल की कैफियत चेहरे से ना पढ़ सकते? दादी, मैं तो शादी में मज़ीद ताख़ीर नहीं चाहता था। यहाँ तो चाचू ने 6 महीने तो इस मामले को लटका दिया है। घर की बात है, सब कुछ सादगी से करना था, मगर मन्नत की पढ़ाई को बीच में लाकर 6 महीनों तक मामले को लटकाने का मतलब मैं नहीं समझ सका। आसिफ और आफिया ने हाँ तो कह दी थी, मगर उन्होंने शादी और रुखसती के लिए 6 महीने का वक्त मांगा था ताकि मन्नत के एग्ज़ाम हो जाए, और उसके बाद रुखसती का कहा था, जो बात वजदान को पसंद नहीं आई थी। इस वक्त वो इसी मुद्दे पर बात कर रहा था। पहले तो शहजादे, तुम्हारी शादी सादगी से हो नहीं सकती। विर्क खानदान के पहले पोते की शादी है तो सादगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके आसपास के गांव के हर लोगों को बुलाया जाएगा, और दूसरा आसिफ की भी पहली बेटी की शादी है तो वो भी सारी खुशियां पूरी करना चाहता है। तो बेटा, इस मामले को मैं इस तरह नहीं रोक सकता, और 6 महीने तो ऐसे गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मेरा तहम्मुल मिजाज शहजादा शादी के मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है? मैं समझने से कासुर हूँ। सलाहुद्दीन ने थोड़े शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा तो वजदान ने हया से नज़रें नीची कर ली। दादी, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। बस मैं कोई और तमाशा नहीं चाहता। हम्माद का हमारे घर आना बंद करवा दें तो ठीक है। मैं 6 महीने तो क्या, साल भी इंतज़ार कर सकता हूँ। वजदान, बहुत गलत बात है। हम्माद एक बहुत सुलझा हुआ और अच्छा बच्चा है। उसे अपनी हदूद और दायरे का बखूबी पता है। वो आफिया का भांजा है और यतीम बच्चा है। मैं उसको घर में आने से नहीं रोक सकता, और ना ही तुम कोई ऐसी हरकत करोगे। सलाहुद्दीन ने दो टोक कहा था। तो फिर ठीक है, मेरी एक शर्त है। अब तुम्हारी कौन सी शर्त है? अब मेरा
اور منت کا نکاح کروا دیں، اس کے بعد ہی وہ گھر میں آ سکتا ہے۔ وجدان تم بہت ضدی ہو گئے ہو تاج جی، پلیز آپ ہی اس معاملے کو ٹھیک کروا سکتے ہیں، یا تو رخصتی کر دیں، یا پھر عماد کا اس گھر میں آنا جانا بند کروا دیں، یا پھر میرا اور منت کا نکاح کروا دیں۔ اس میں ضد والی کون سی بات ہے؟ صلاح الدین نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے فضا میں چھوڑ دی اور اپنے پوتے کے بے چین چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہاری تیسری بات مجھے فی الحال اچھی لگی۔ اتنا تو رخصتی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی مجھے عماد کا اس گھر سے روکنا مناسب لگتا تھا۔ پھر مگر میں آصف اور عافیہ سے بات کر کے نکاح کروا دیتا ہوں تو ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگلے کچھ دن کے لیے میں کنٹری سے باہر جا رہا ہوں، تو میں جانے سے پہلے نکاح کر کے جاؤں گا۔ وجدان نے ایک اور دھماکہ اپنے دادا جان کے سر پر کیا تھا۔ وجدان کے جانے میں 2 دن تھے، یعنی وہ 2 دن کے اندر اندر نکاح کا بول رہا تھا۔ اب صلاح الدین اپنے پوتے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے چل پڑے تھے، گھر کے اندر اپنی بہو اور بیٹے سے بات کرنے کے لیے۔ منت آصف چودھری، تیار ہو جاؤ منت وجدان ورک بننے کے لیے۔ وہ سوچ کر مسکرایا تھا، آپ کے مائکے والے رشتے جوڑ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ سب اپنی بیٹیاں دان کر دیں جا کر میرے لیے رشتہ مانگیں۔ میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، جا کر میرے لیے حوریہ کا رشتہ مانگیں۔ بلراج چودھری بلیک کلر کے سوٹ کے اوپر سکن کلر کی چادر گلے میں ڈالے ہوئے اپنی ماں کے روم میں داخل ہوتے ہی بولا تھا۔ بلراج چودھری، جس نے اب تک اپنی زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا تھا صرف براؤن اور بلیک کلر کو ہی زیب تن کیا تھا، گلے میں مختلف کلر کی شال اور پاؤں میں ہمیشہ پشاوری چپل پہنے رکھتا تھا، آستین کو زیادہ تر کونیوں تک فولڈ کیے رکھتا تھا، ڈارک براؤن آنکھیں جو خود میں ہزاروں سوال چھپائے رکھتی تھی۔ جم کثرت سے جانا بلراج چودھری کا فیورٹ شوق تھا، جس کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر بہت فٹ نظر آتا تھا۔ ریگولر جم کرنے سے مضبوط ڈولے اور خوبصورت کثرتی جسم کا مالک تھا۔ اونچا لمبا قد، چوڑا سینہ اس کی پرسنالٹی کو اور بھی نکھار دیتا تھا۔ گھنے ڈارک براؤن بال، گھنی گھنی مونچھیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی جس کو خاص سیٹ نہیں کر رکھا تھا، وسیلہ چہرہ، ماتھے پہ ترتیب بکھرے سلکی بال۔ بلراج زیادہ تر اسی سٹائل میں رہتا تھا، مگر اس کے حلیے میں بھی اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ بلراج کا تعلق ایک مضبوط سیاسی پارٹی سے تھا۔ ہوشیار اور تیز دماغ، اپنے سیاسی معاملات میں ہمیشہ غور و فکر بنائے رکھنے والا 32 سالہ بلراج چودھری پی ایم کے عہدے پر فائز تھا۔ بلراج چودھری وجدان چودھری کی اکلوتی پھپھو کا بیٹا تھا، تو وجدان، اذلان اور بلراج کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی تھی، تینوں ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ وجدان اور اذلان کی اکڑ توڑنے کی نیت سے بلراج ان کی چہیتی لاڈلی بہن حوریہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور وہ یہ دباؤ کافی عرصے سے اپنی ماں پر ڈال رہا تھا کہ وہ جا کر حوریہ کا رشتہ مانگیں۔ اب اسے منت اور وجدان کے رشتے کا پتہ چلا تو وہ پھر سے اپنی ماں کے پاس آ کر نازل ہوا کھڑا تھا، بلراج، میں کس منہ سے جا کر بھائی سے رشتہ مانگوں؟ اب جو منہ ہے اسی سے جا کر مانگ لیں۔ وہ صوفے پر شال جھٹک کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ بلراج کی ماں سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تم تو سیدھے منہ وجدان اور اذلان سے بات بھی نہیں کرتے، اور تمہاری حرکتیں بھی ان سے چھپی ہوئی نہیں ہیں، تو وہ کیوں دیں گے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ تمہارے لیے؟ بہت دھیمے اور ٹھنڈے لہجے سے بلراج کی ماں بول رہی تھی۔ ایسی کون سی میری حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بھائی اور بھتیجوں کی شان میں گستاخی ہو جائے گی؟ بلراج، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میرے مائکے میں کوئی شراب جیسی حرام چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا، مگر تمہارا تو فیورٹ کام ہے شراب پی کر گھر دھت ہو کر آنا۔ سب سے پہلے تو ریاض بھائی مجھ سے یہی بات بولیں گے، اور دوسرا تمہارا بد مزاج ہونا اور تمہارا کردار کتنا اچھا ہے، اس کی گواہ تم خود ہو۔ میری ماں ہو کر میرے اندر آپ کو ڈھونڈنے سے بھی ایک خوبی نظر نہیں آئے گی۔ کیسی ماں ہو، کیسے نظر آئے گی؟ کبھی پیار کی نظر سے بیٹے کو دیکھا ہوگا تو نظر آئے گی نا۔ بلراج، تم میری اولاد ہو، اور میں ہمیشہ تم میں پیار کی نظر سے دیکھتی ہوں۔ تم نے ہی اپنے اندر پتہ نہیں میرے لیے اتنا زہر کیوں سمیٹ رکھا ہے کہ تمہیں میری ممتا کا کشکول ہمیشہ خالی نظر آتا ہے۔ چھوڑے، آپ کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ آپ مجھے شرابی، آوارہ، بد مزاج، بد لحاظ ہی کہہ کر بلایا کریں۔ یہ محبت والے جملے آپ بولتی ہیں تو آپ کے منہ سے بہت جھوٹے اور خالی سے لگتے ہیں۔ بلراج، کیوں کرتے ہو میری ممتا پر اتنا شک؟ کیوں تڑپاتے ہو مجھے ایسی باتیں بول کر؟ بلراج، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ بلراج کی ماں صدف بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ پلیز رویا نہیں کریں، جب آپ روتی ہیں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو مجھے مگرمچھ کے آنسو لگتے ہیں۔ آپ کے آنسو پر نہ تو مجھے پیار آتا ہے اور نہ ہی رحم، مجھے غصہ آتا ہے۔ بلراج ہمیشہ کی طرح اپنی ماں کا دل اپنی باتوں سے چھلنی کر رہا تھا۔ بلراج، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں ایسا کیا کروں جس سے تمہارا دل اپنی ماں کے لیے موم اور صاف ہو جائے؟
वो आंसू से भीगे हुए लहजे में बोल रही थी। बलाज तो बहुत रहमदिल है, आपको साबित करने का मौका दे देगा, मगर मुझे नहीं लगता कि आपसे साबित हो पाएगा। बलाज ने सर्द लहजे से जवाब दिया, तुम कह कर तो देखो, अगर दुनिया की कोई ऐसी चीज़ है जिससे मेरा बेटा अपने लिए मेरा दिल साफ कर दे और तुम्हें मैं ठीक लगने लग जाऊं, तो मैं वो चीज़ ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगी, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हो। तो ठीक है, फिर आपको साबित करने के लिए दुनिया के हर कोने में खंगालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने मायके में जाएं और बड़े प्यार से अपने भाई साहब से उनकी बेटी का रिश्ता मेरे लिए लेकर आएं। साबित हो जाएगा कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बलाज, तुम मेरे प्यार को साबित करने के लिए कुछ भी और मांगो, मैं ले आऊँगी। तुम्हारी बात फिर रिश्ते पर आकर क्यों रुक गई है? और वो भी तुम हुरिया का रिश्ता ही क्यों चाहते हो? आसिफ भाई की बेटी फजर का रिश्ता भी तो हम मांग सकते हैं, मगर मुझे हुरिया से ही रिश्ता जोड़ना है। वो ज़िद्दी अंदाज में बोला। बलाज, अगर भाई साहब मान भी गए तो वजदान और रसलान नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? मान जाएंगे जब पुप्पी जान उनके आगे जाकर गिड़गिड़ाएंगी। मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके वो चहेते भतीजी अपनी पुप्पी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। क्या चाहते हो, अब मैं जाकर रोऊं और उन्हें ब्लैकमेल करूं? हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। और अब फिर ना कहना मैंने आपको अपना प्यार साबित करने के लिए मौका नहीं दिया। वो उठकर खड़ा होता हुआ आसान जताने वाले अंदाज में बोल रहा था, आह आह, क्या अंधी हो गई हो, देख कर नहीं जा सकती? बलाज, जो अपनी माँ से बात करने के बाद तेजी से जा रहा था, सामने से आती हुई हुरिया से जोर से टकराया था। ये बात तो मैं तुम्हें भी कह सकती हूँ, अंधे तो तुम भी हो। अगर मुझे तुम दिखाई नहीं दिए तो सामने से आते हुए तुम्हें मैं भी दिखाई नहीं दी। बलाज, अगर आग था तो हुरिया अंगारा थी। ज्यादा जुबान दराजी करने की जरूरत नहीं है, लड़की हो तो लड़की बनकर रहो। वो उंगली दिखाते हुए गुड़ाया था। हाँ तो किसने कहा है कि लड़की अपने दिफा में बोल नहीं सकती? वो भी बराबर उंगली दिखाते हुए बोली थी। फलाद चौधरी, खुद को हमेशा सही समझने की आदत छोड़ दो, हुरिया ने निडर अंदाज से आंखें दिखाते हुए कहा। मुझसे इस टोन में बात मत किया करो, तुम्हारे हुक्म का गुलाम नहीं हूँ। जो मेरा दिल चाहेगा वहीं करूँगा। ये अकड़ अपने भाइयों को दिखाना, मेरे सामने जुबान चलाई तो जुबान हलक से खींचकर हथेली में रख दूंगा। वो बारूद बना हुआ बोल रहा था। बलाज का औरतों का निडर होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो तुम्हें मैं लगा कर दिखाऊंगी, तुम्हारे बाप का राज है ना जो मेरी जुबान हलक से खींच लोगे। वो बलाज की आंखों में आंखें डालकर जरहाना अंदाज में बोली, बहुत जल्द हाथ लगाने का सर्टिफिकेट हासिल कर लूंगा, इसके बाद हाथ भी लगाऊंगा और मुंह भी, फिर देखता हूँ कैसे जुबान दराजी करती हो तुम मेरे साथ। गरजते हुए बलाज की आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो गई थी। वो दिन कभी नहीं आएगा, तुम्हारे दिल की हसरतें तुम्हारे दिल में ही रह जाएंगी। हुरिया इस बात से वाकिफ थी कि बलाज उससे शादी करना चाहता है। तुम्हारी अकड़ और अना, बहुत जल्द तुमसे ये रिश्ता जोड़कर मैं तोड़ दूंगा। मेरे भाई कभी नहीं मानेंगे, तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। चौधरी, वो तंजिया बोलकर मुस्कुरा रही थी। कहते हुए हुरिया की आंखों में अलग ही चमक थी, जो उसके भाइयों का दिया हुआ मान था, जो इसकी आंखों में चमक की सूरत में जाहिर हो रहा था। हुरिया वजदान और अजलान दोनों की छोटी बहन थी। वो दोनों भाइयों की बेहद लाडली थी, जान बसती थी दोनों की अपनी बहन में। 20 साल हुरिया बाइतमाद और निडरदाज थी, मगर खूबसूरती उसको भी विरासत में मिली हुई थी। अपने भाई वजदान की तरह गोरा चिट्टा रंग, गालों में गहरे डिम्पल, उसको घर की डिम्पल क्वीन भी कहा जाता था। लंबे घने बाल, नीली पुरकशिश आंखें, बिल्कुल वजदान जैसी थी, जिसको बलाज चौधरी जो उसका कज़न था एक आंख नहीं पाता था अपनी अकड़ और मगरूरी की वजह से। हा हा हाय, ये मान हुरिया चौधरी, बेफिक्र हो, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए तुम्हारी फुप्पो है ना, वो लेकर आएंगी तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए, हर कीमत हर सूरत में। तुम्हारी फूफो जान के ऊपर तो तुम्हारे दोनों भाई सदके वारे जाते हैं, आखिर इकलौती लाडली फूफो हैं उनकी। और तुम्हारे वो प्यारे दाजी अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और तुम्हारा प्यारा वालिद हजूर, वो अब कैसे अपनी लाडली बहन को दुखी कर सकते हैं? इससे तुम बेफिक्र हो, आज नहीं तो कल चौधरी बलाज के बिस्तर की जीनत बनना है, इसलिए ज़्यादा इतराना बंद कर दो। बलाज के हर अंदाज में हकारत और गुरूर झलक रहा था। हर रोज़ मेरे जूते पॉलिश करके मेरे आगे रखती फिरोगी। बलाज, मैं आपके लिए चाय बना दूँ? बलाज, मैं आपके लिए कपड़े रख दूँ? बलाज, मैं आपके लिए खाना बनाऊँ? वगैरह वगैरह। सारा दिन मेरे आगे पीछे दुम हिलाती रहोगी।